करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 22 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 22 नवंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आज पीपीटी मोड में रहेगी वीडियो दोस्तों, लेकिन कंटेंट पूरा जबरदस्त है और डिटेल से है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रत्येक वर्ष विश्व दर्शन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। 31वीं एशिया पैसिफिक आर्थिक सहयोग, इनके आर्थिक नेताओं की बैठक हुई और ये कहां पर की गई? ये लीमा पेरू में हुई। और कल मैंने बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताए थे जिसका सदस्य भारत नहीं है, तो इसलिए कल की वीडियो जरूर देखना, वो सब आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन 11 और 12 जनवरी 2025 को होगा। 28वां इसका संस्करण होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर ग्रेड 4 लागू करने का आदेश दिया है। इसके अलावा अभी 12 दिनों का भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस बार फिलिप नॉयस को दिया जाएगा। इसके अलावा इसरो ने अभी फाल्कन 9 रॉकेट, जो कि स्पेस एक्स का है, इसके साथ टाई अप करके इसके थ्रू अपना GSAT-20 लॉन्च करवाया सैटेलाइट। ऑस्कर अवार्ड का होस्ट होगा इस बार कॉनन ओब्रायन। और नरेंद्र मोदी सक्षम युवा अभियान का शुभारंभ राजीव पाठक जी ने किया है। 14वीं हॉकी सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ओडिशा ने जीत ली है हरियाणा को हरा करके। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे वन लाइनर फॉर्मेट में कल की वीडियो से, जिनका आपने 1 मिनट में किया है रिवीजन। अब इसकी डिटेल क्विज और PDF अगर आपको चाहिए तो MJT ऐप पर अवेलेबल हो चुकी है, आप जा करके इसको सॉल्व कर सकते हो। आज की करंट अफेयर में आज के क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड फिशरीज डे। तो ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए, मछली पालन के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। इस बार की थीम है इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथेनिंग स्मॉल एंड सस्टेनेबल फिशरीज। देखो यहाँ ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, यहाँ से एक पॉइंट उठा सकते हो। जो ब्लू क्रांति होती है ना, ब्लू क्रांति या नीली क्रांति कह सकते हो, नीली क्रांति, नीली क्रांति का संबंध किससे होता है? मछली उत्पादन से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्व मत्स्य पालन दिवस 2015 से मनाया जा रहा है। विश्व मत्स्य पालन संघ की स्थापना 1997 में की गई थी। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं भारत में भी और दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो मत्स्य पालन पर, या कहे कि मछली उत्पादन और उनके व्यापार के थ्रू भी उनकी इकोनॉमी चलती है और वहां पर एक खाने पीने का एक बहुत बड़ा साधन है वो। ठीक है, जैसे श्रीलंका वगैरह हो गया, यहाँ पर भी मत्स्य पालन एक बहुत बड़ा उद्योग है। अगला, यहाँ पर अभी तक नवंबर महीने के जितने भी दिवस आए हैं उनको देख लीजिए, रिवीजन करेंगे। 1 नवंबर को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ था। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक दिवस। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस। 12 नवंबर लोक सेवा प्रसारण दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। इसके अलावा 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया। अच्छा, इसकी थीम है लिसन टू द फ्यूचर, है ना। उस दिन थीम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको सही कर लीजिएगा। लिसन टू द फ्यूचर जो है ये थीम रहेगी विश्व बाल दिवस की, इसको अपडेट कर लीजिएगा। 21 नवंबर को विश्व दर्शन दिवस और 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुयाना और बारबाडोस के सर्वोच्च सम्मान मिला। इन पुरस्कारों के साथ PM मोदी को कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं? तो देखिए, अभी उस दिन मैंने जब आपको बताया था कि नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान मिला था, दूसरा सर्वोच्च सम्मान मिला था, तब उसी दिन मैंने बताया था कि ये 17वां था। लेकिन अब ये 2 और देशों का इनका सर्वोच्च सम्मान यहाँ पर मिल चुका है PM मोदी को, तो अब टोटल संख्या ये बढ़कर के हो गई है 19। यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टोटल 19 सम्मान मिल चुके हैं अलग अलग देशों से। यहाँ पर अन्य देशों से PM मोदी को मिले सम्मान की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, PM मोदी जो है ये ऑनर्स पाए हैं गुयाना का और बारबाडोस का। टोटल 19 अवार्ड हो गया है अभी तक इनको मिले हुए,
और ये एक बहुत बड़ी बात है। अब तक किसी भी प्रधानमंत्री को इतने ज़्यादा सम्मान नहीं मिले हैं दूसरे देशों से। तो गुयाना और बारबाडोस ने भी अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है, जिसमें गुयाना ने द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस दिया है अपना, और बारबाडोस ने ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया है। कुछ दिन पहले अभी नाइजीरिया और डोमिनिका से इनको सर्वोच्च सम्मान मिला था, और इसी यात्रा के दौरान ये 4 सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किए। ये अभी 16 तारीख से 21 तारीख के बीच में ये थे 3 देशों की यात्रा पर, जिनमें सबसे पहले ये नाइजीरिया गए पीएम मोदी, और नाइजीरिया के बाद ये ब्राजील गए, वहां पर G20 समिट में हिस्सा लिए, और उसके बाद ये गए गुयाना में, और गुयाना में पिछले 56 वर्षों में किसी भी प्रधानमंत्री के द्वारा की गई पहली यात्रा थी भारत की। तो ये 3 देशों की यात्राएं बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 16 से 21 नवंबर के बीच में हुई, जिसमें एक तो G20 समिट ही हुआ है, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी गुयाना और बारबाडोस ने दिया। अब आइए मैप में देख लेते हैं कि लोकेशन कहाँ पर है। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे, जैसे ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से आप अफ्रीका क्रॉस करोगे, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पहुंच जाना, तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा देश दिखेगा गुयाना, इधर, ठीक है ना, गुयाना यहाँ दिखेगा। ऊपर यहीं छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं, इसको मैं जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ बहुत सारे द्वीप हैं, जैसे ये गुयाना हुआ, ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, यहीं पर एक छोटा सा द्वीप देश है बारबाडोस, ठीक है, और ऊपर यहीं पर डोमिनिका गणराज्य है। तो ये डोमिनिका गणराज्य, बारबाडोस, गुयाना, ये 3 देश याद रखना। और नाइजीरिया को मैं आपको दिखा देता हूँ, नाइजीरिया आपको यहाँ पर दिख जाएगा अफ्रीका में, ठीक है। तो ये 4 देश जो हैं, जो चर्चे में आए हैं, इनको आप ध्यान रखना। और ब्राजील में तो G20 हुआ ही है, तो ब्राजील पूरा पूरा याद ही रहेगा आपको, ठीक है। लोकेशन जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है, मतलब किस महाद्वीप में स्थित है। अब देखते हैं पिछले दिनों में दिए गए पीएम मोदी को पुरस्कार कौन कौन से हैं। जैसे ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर दिया गया नाइजीरिया का, अवार्ड ऑफ ऑनर दिया गया डोमिनिक गणराज्य का, रूस ने द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल दिया था 2024 में ही, भूटान ने ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्लापो दिया था, पापुआ न्यू गिनी ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लुगोहू दिया था। इसके अलावा पीएम मोदी को और भी पुरस्कार मिल चुके हैं 2014 से लेकर अब तक, तो इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लीजिएगा। हालांकि अब वो तो 2024 की शुरुआत तक था, कुछ और अवार्ड उसके बाद दिए गए हैं, तो उसको मैं फिर से एक वीडियो बना करके आपको अपडेट दे दूंगा। अब तक का 19 अवार्ड सब उसमें रहेगा, ठीक है। अगला, भारत ने किस देश की टीम को हराकर 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती? तो भारत ने अभी चीन को हरा करके, चीन की टीम को हरा करके 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली हुई है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने ये जीता हुआ है, आप ये देख सकते हो। फाइनल में चाइना को हराया गया है 1-0 से। दक्षिण कोरिया के 3 बार ट्रॉफी जीतने के रिकॉर्ड की भारत ने बराबरी भी कर ली है, और 2016 और 2023 में से पहले जीता था भारत, अब 2024 में भी जीत लिया है, यानी लगातार दूसरी बार भारत ने जीता हुआ है। पिछली बार भी जीता थी, इस बार भी। सलीमा टेटे भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। आपको पता होगा कि रानी रामपाल इससे पहले थी, लेकिन रानी रामपाल जो है अभी कुछ दिन पहले ही संन्यास ले ली हैं, संन्यास की घोषणा कर चुके हैं, ठीक है। तो ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे। 8वीं महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी ये बिहार भारत में आयोजित की गई है। 1 से 20 नवंबर 2024 के बीच आयोजित हुआ था। 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1958 में एशियाई हॉकी महासंघ की स्थापना हुई थी। 33 देश इससे जुड़े हैं। कुआलालंपुर मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है, और दांते फूमियो अंगूरा ये इसके अध्यक्ष हैं। अगला, 2024 नवंबर महीने में न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार को किस हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो इनको दोस्तों मणिपुर हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। अब मणिपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस आए हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि मणिपुर में आप लोग देख रहे हो दोस्तों, लगातार वहां पर दिक्कतें चल रही हैं और हिंसा चल रही है। इसको लेकर के अभी कुछ दिन पहले ही अफस्पा भी वहां पर लगाया गया कुछ क्षेत्रों में, 6 पुलिस स्टेशन पर, मैंने आपको अपडेट दिया था। तो वहां पर लगातार ऐसी घटनाएं चल रही हैं। ऐसे में चूंकि सरकार जो है पूरी तरीके से वहां पर विफल है, और अभी सरकार से एक पार्टी ने, वहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, उससे एक पार्टी ने अपना समर्थन भी वापस ले लिया है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आने वाले समय में सरकार भी गिर जाए। तो ये ऐसे में वहां पर जुडिशियल सिस्टम में एक बड़ा बदलाव किया गया है। जस्टिस डी कृष्ण कुमार जो है ये अपॉइंट किए गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाईकोर्ट के। ओके, तो मद्रास हाईकोर्ट के ये न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है, अब वहां पर चीफ जस्टिस बनकर के गए हुए हैं। और वहां के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं सिद्धार्थ मृदुल,
वो 62 वर्ष की अपनी एज कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए वहां से रिटायर हो गए हैं 21 नवंबर को। ओके, और ये 21 मई 2025 को रिटायर होंगे न्यायमूर्ति कृष्ण कुमार जी। अब मणिपुर आया है तो मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। मणिपुर आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये भारत का राज्य है, इम्फाल इसकी राजधानी है। एन बीरेन सिंह बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी को एडिशनल चार्ज यहाँ का मिला हुआ है गवर्नर के रूप में। मणिपुर के ऊपर आप देखोगे ना तो ये नागालैंड आपको दिख जाएगा, नागालैंड, और नीचे आप देखोगे तो यहाँ मिलेगा आपको मिजोरम। और जो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बेसिकली ये कुकी, नागा और मेइतेई, ये 3 कम्युनिटी के बीच में चल रहा है। मेइतेई और कुकी के बीच में हिंसाएं होती रहती हैं और ये लगातार होती ही रह रही हैं पिछले 2-3 सालों से, लेकिन अभी बीच में फिर से एक बार मामला बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ लिया था। जो कुछ घटनाएं हुई थी वहाँ पर 6 ऐसी लाशें मिली थी महिलाओं और बच्चों की, तो इसको लेकर के और ज़्यादा तेजी से हिंसा फिर से फैल गई है। मणिपुर के बारे में स्टैटिक की अगर बात करें तो यहाँ पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, और जो कि इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तैरता हुआ क्यों है? क्योंकि ये लोकटक झील के ऊपर है। लोकटक झील मणिपुर में ही है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसी के ऊपर ये नेशनल पार्क है, इसीलिए ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है दुनिया का। ये फ्लोट करता रहता है, शिफ्ट होता रहता है। लोसी झील भी यहीं पर है, सिरोही नेशनल पार्क यहीं पर है। तुजू दर्रा है, तुजू दर्रा भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 16 जिले हैं, 60 विधानसभा में सीटें, 2 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में सीटें हैं मणिपुर से। ओके, अगला, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत पहुंच गया है दोस्तों 10वें स्थान पर। ध्यान रहे, भारत CCPI में 10वें पर तो है, लेकिन टॉप 3 में कोई भी देश नहीं है। टॉप 3 मतलब जो सबसे बढ़िया प्रदर्शन करते हो, क्लाइमेट के अनुकूल हों, ऐसे 3 देश। तो ऐसे 3 देश कोई है ही नहीं। तो ये रैंक ही चौथे से स्टार्ट होती है, और चौथे स्थान पर सबसे अच्छा कह सकते हैं शीर्ष देश जो है ये डेनमार्क है। तो अब इसमें आपको एक थोड़ा सा बात ध्यान देना होगा, अगर पूछेगा कि शीर्ष देश कौन है या शीर्ष स्थान पर कौन है, तब तो आप बताएंगे डेनमार्क। लेकिन अगर पूछेगा शीर्ष देश की रैंक क्या है, तो आप बताएंगे डेनमार्क की चौथी रैंक है। लेकिन अगर पूछेगा पहले स्थान पर कौन है, तो आप कहोगे कोई नहीं। दूसरे पर कौन है, तो कोई नहीं। तीसरे पर कौन है, तो कोई नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है। तो इसमें देखा जाता है कौन सा देश क्लाइमेट चेंज को लेकर कितना ज्यादा सजग है, कितना अच्छा प्रिपरेशन कर रहा है क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो 100% अच्छा कर रहा हो, इसीलिए टॉप 3 में किसी को रखा ही नहीं गया है। ये माना गया कि भाई क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है और कोई इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जो सबसे बढ़िया कंट्रोल कर रहे हैं वो डेनमार्क हैं, उनको फिर भी चौथे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, इसलिए। और अब इसमें देखो जो सबसे बड़े उत्सर्जक है ना, जैसे चाइना हुआ सबसे बड़ा ये उत्सर्जक है, ये सबसे ज्यादा कार्बन का एमिशन करता है, तो ये 55वें स्थान पर रखा गया है। और अमेरिका जो है ये 57वें स्थान पर रखा गया है। ये लोग क्लाइमेट चेंज की बात तो करते हैं, लेकिन सबसे बड़े उत्सर्जक भी हैं आज के टाइम पर। बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए कार्बन का एमिशन करने की वजह से इनको चीन और अमेरिका को 55वें और 57वें पर रखा गया है। वहीं भारत 10वें स्थान पर है, यानी भारत की पोजीशन इनसे काफी बेटर है इस मामले में। अगला, 2023 के लिए किसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वर्ष 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार डैनियल बैरेनबोइम को और अली अबू अवाद को दिया गया। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। द हिंदू का आर्टिकल आपके सामने है, डैनियल बैरेनबोइम और अवाद ये जो है इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 से सम्मानित किए गए हैं। अब इसमें जो अली अबू अवाद हैं ये एक प्रख्यात शांति कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और मेस्ट्रो बैरेनबोइम जो हैं ये अर्जेंटीना में जन्मे एक शास्त्रीय पियानो वादक हैं। ओके, तो ये पुरस्कार दिया गया है इनको, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार साथियों 1986 से ही दिया जा रहा है। जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी तो उसके 2 साल बाद से इसकी शुरुआत की गई थी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की। एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, विश्व लेवल के लोगों को दिया जाता है, मतलब ऐसा नहीं केवल इंडिया के लोगों को दिया जाता है, ये विश्व भर के किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है जो शांति के लिए काम करता हो। अगला, नवंबर 2024 में किस देश ने वनाग्नि और जल की कमी के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? तो अभी इक्वाडोर ने एक बार फिर से नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है, और इसके पीछे कारण है वनाग्नि, मतलब जंगल में आग, और जल की कमी। वहां पर जल की कमी है, पानी की कमी है, और
जंगल में आग लगने जैसी समस्याएं आ रही हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है इक्वाडोर ने। आप यहाँ पर देख पाओगे आर्टिकल है, इक्वाडोर डिक्लेयर्स नेशनल इमरजेंसी ओवर फॉरेस्ट फायर्स एंड वाटर शॉर्टेज। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, इक्वाडोर जो है ना, अभी मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाऊंगा, ये इसका एक किनारा पूरा पूरा समुद्र से लगा हुआ है। इसके बावजूद यहाँ पर जल की कमी है, सूखे हैं। क्यों है ऐसा? देखो, जो पानी है, समुद्र का पानी तो पी नहीं सकते, वो खारा होता है। दुनिया भर में पृथ्वी पर केवल 2.4% ही जल ऐसा है जो पीने लायक है। बाकी 70% तो पृथ्वी पर पानी है, लेकिन 70% वो पिया थोड़ी ना जा सकता है। पीने लायक पानी केवल 2.4% है। इसलिए यहाँ पर जल की कमी है और सूखे भी पड़ते हैं। पहाड़ी इलाका भी है कुछ। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जंगल जो है, वहाँ पर आग की समस्याएं भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जिसकी वजह से फसलें भी खराब हो जा रही हैं। इस आग की वजह से 40,000 हेक्टेयर से ज़्यादा की फसलें खराब हो गई हैं। 44,000 से ज़्यादा वहाँ पर जीव जंतु जो हैं वो मर गए हैं। तो यहाँ की आग काफ़ी ज़्यादा फैल गई है। आइए अब वर्ल्ड मैप में देखते हैं कहाँ पर है इक्वाडोर। तो अभी मैंने आपको दिखाया था दक्षिण अमेरिका का मैप। दक्षिण अमेरिका में यहीं गुयाना दिखाया था मैंने, और यहीं पर एक बारबाडोस दिखाया था। इसी दक्षिण अमेरिका में ही, कॉन्टिनेंट में ही आपको दिखेगा इक्वाडोर, ये एक देश। देखिए, इसका एक सिरा पूरा पूरा समुद्र की तरफ है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो 2 दिन पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ब्राजील में G20 समिट हो रहा है। ब्राजील एक ऐसा देश है दक्षिण अमेरिका का जो सिर्फ और सिर्फ 2 दक्षिण अमेरिकी देशों से बॉर्डर नहीं शेयर करता, बाकी सबसे बॉर्डर शेयर करता है। वो 2 दक्षिण अमेरिकी देश कौन कौन से हैं? तो उनमें एक इक्वाडोर है। देखिए, आप ये बॉर्डर नहीं शेयर कर रहा है क्योंकि इधर कंबोडिया और पेरू शेयर कर रहा है। दूसरा एक चिली है। ये देखिए चिली, ये पतला सा जो इधर है बॉर्डर साइड में एरिया में, ये देश चिली। ये 2 देश हैं जो ब्राजील से बॉर्डर नहीं शेयर करते हैं। बाकी इधर पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना भी थोड़ा सा शेयर करता है। इसके अलावा बोलीविया, कंबोडिया, वेनेजुएला, गुयाना, ठीक है, सूरीनाम, सब अपना बॉर्डर शेयर करते हैं ब्राजील से, इस महाद्वीप के। ठीक है, अगला, हाल ही में प्रोजेक्ट वीर गाथा का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो प्रोजेक्ट वीर गाथा का अभी 4था संस्करण आयोजित हुआ। प्रोजेक्ट वीर गाथा क्या है? प्रोजेक्ट वीर गाथा बेसिकली भारत भर के 36 स्टेट्स हैं टोटल, यूनियन टेरिटरीज को भी अगर मिला लिया जाए तो इनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इनको एक मौका दिया जाता है कि भारत के जितने भी वीर सपूत रहे हैं या स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, इन सब के बारे में जो भी इनकी कहानियां आप लिख सको, जो भी आपको पता हो वो लिखो, और जो बेस्ट ऐसे स्टोरीज होंगी उनको सम्मानित किया जाएगा। तो भारत भर के टोटल 36 स्टेट्स और यूटीज को मिला करके 1.76 करोड़ स्कूल के स्टूडेंट इसमें हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और 100 विजेताओं को चयन किया करके उनको 10-10 हजार रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान रहे, प्रोजेक्ट वीर गाथा वीरों की गाथा है या कहें स्टोरीज है, जिसको लोग लिखते हैं निबंध के रूप में स्टूडेंट्स। ठीक है, 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी, इस बार 4था संस्करण है। अगला, किस राज्य के धुड़मारस नामक गांव को UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया? तो अभी धुड़मारस नामक गांव जो है ना, ये है छत्तीसगढ़ का। इसको यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ध्यान रहे WTO जो अगर लिया गया है केवल, तब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा, लेकिन जब WTO के साथ UN जुड़ा है तो आप समझना वर्ल्ड टूरिज्म की बात हो रही है, पर्यटन की बात हो रही है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन के विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित एक गांव है धुड़मारस। इस धुड़मारस गांव को अभी हाल ही में UN ने अपने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन उन्नयन कार्यक्रम के तहत ये गांव चुना हुआ है। क्यों चुना है? इनका कहना यह है कि ये बहुत ही इको फ्रेंडली चीजें यूज करता है। इको फ्रेंडली बोले तो मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा चीज नहीं है जो एनवायरनमेंट को कोई नुकसान पहुंचाए। ये पूरी तरीके से प्राकृतिक रूप से ये अपना सजाए वगैरह हुए हैं। धुड़मारस गांव है, पूरी तरीके से जो गांव है वो यूज करता है, जो वो इको फ्रेंडली चीजें यूज करता है। तो इसीलिए इस कार्यक्रम को थोड़ा सा यहाँ पर लोगों को, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जिससे लोग जाएं, देखें और सीखें, और वो लोग भी ऐसी इको फ्रेंडली चीजें यूज करें जिससे क्लाइमेट को कम से कम नुकसान हो, इसके लिए इस गांव को चुना गया है UNWTO के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। मैड्रिड स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है, और जुराब पलोली कासविली इसके अध्यक्ष हैं। इनका नाम आप याद रखेंगे। देखो, एक तो है UNWTO और एक मैंने अभी आपको बताया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ठीक है, कई बार पूछता है कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है,
ऑप्शन में आपको मैड्रिड स्पेन भी दे देगा और जिनेवा भी दे देगा, तो आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, जब यूएन आगे जुड़ा है तो आप समझिएगा कि वो WTO टूरिज्म वाला है। अगला, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत की पहली नाइट सफारी बनकर तैयार हो जाएगी? तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अनाउंसमेंट किया है कि लखनऊ में भारत की पहली नाइट सफारी जो बन रही है ये दिसंबर 2026 तक कंप्लीट हो जाएगी। याद रहे, ये भारत की पहली नाइट सफारी होगी और ये इसका नाम होगा कुकरेल नाइट सफारी पार्क। ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कुकरेल में स्थित होगी, बनाई जा रही वहीं पर, और 900 एकड़ से अधिक क्षेत्र में ये फैला होगा। हालांकि एक हरियाणा में भी बन रहा है, जब हरियाणा वाला बन जाएगा तो वो भारत का सबसे बड़ा वाला होगा, लेकिन अभी जब तक वो नहीं बना है तो पहला वाला तो लखनऊ है, तो लखनऊ ही सबसे बड़ा और सबसे पहला होगा नाइट सफारी। तो 2026 के लास्ट एंड तक होते होते ये कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगी उत्तर प्रदेश में, तो भारत की पहली नाइट सफारी होगी ये थे तो साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी डिटेल के साथ। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसकी क्विज पीडीएफ आपको MJT ऐप पर मिल जाएगी। लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश में है। अखिल भारतीय पिकल बॉल एसोसिएशन, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो मंदिरा बेदी को बनाया गया था। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है जो एपेक ऑर्गेनाइजेशन है इसमें ई का क्या मतलब है, मतलब बेसिकली एपेक का फुल फॉर्म लिखकर बता दीजिए। इसके अलावा स्थापना कब हुई थी, कितने सदस्य हैं, भारत इसका सदस्य है कि नहीं, ये भी सब बता दीजिएगा। 2025 एशिया पैसिफिक आर्थिक सहयोग एपेक आर्थिक नेताओं की बैठक की मेजबानी कौन करेगा, यानी एपेक की ही अगली मीटिंग कहाँ पर होगी, अगला जो समिट होगा अगले वर्ष का वो कहाँ पर होगा। इस बार वाला तो पेरू में किया गया, अगली बार वाला कहाँ होगा ये बता दीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।